जादुई भैंस। एक गांव में एक किसान बिरजू रहता था। बिरजू सब्जियां उगाता था। उसके खेत में जो भी सब्जियां उगती उससे उसे ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता था। एक दिन जब वो मंडी में बेचने के लिए सब्जियां गाड़ी में रख रहा था, तभी एक भैंस वहां आकर एक पालक का गुच्छा लेकर चली गई। अरे अरे, यह क्या? चलो कोई बात नहीं, शायद भूखी होगी। उस दिन बिरजू को सब्जियों के दुगने पैसे मिले। कुछ दिन बाद एक बार फिर से अपनी फसल गाड़ी में रख बिरजू मंडी जाने वाला था। उस समय उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। तभी वो भैंस फिर वहां आई और पालक लेने लगी। अरे जा यहाँ से, हट हट। भैंस वहां से चली गई। उस दिन बिरजू को काफी नुकसान हुआ। इससे बिरजू उदास हो गया। कई महीनों बाद जब दोबारा फसल हुई, तब जब बिरजू खेत से सब्जियां काट रहा था, उसे वो भैंस फिर दिखाई दी। बिरजू ने भैंस को एक पालक की गुच्छी खाने को दी। जब बिरजू ने अपनी सब्जियां बेची तो उसे फिर फायदा हुआ। उसे काफी फायदा हुआ। उसी दिन उसकी पत्नी को वो भैंस अपने घर के बाहर दिखाई दी। अरे ये भैंस बार बार यहाँ आ जाती है और सारी सब्जियाँ खा जाती है। अब तो ये घर तक आ गई है, अभी भगाती हूँ इसे। बिरजू की पत्नी ने भैंस को मारकर भगा दिया। जब बिरजू घर पहुंचा, देखो आज मुझे फिर से अच्छी कमाई हुई है। लगता है यह सब उस जादुई भैंस के कारण हो रहा है। जब भी मैं उसे पालक खिलाता हूँ, मेरी कमाई दुगनी हो जाती है। हाय राम, ये मैंने क्या किया? मैंने तो उसे मार मार कर यहाँ से भगा दिया। सीख कर भला तो हो भला। जादुई घास की मशीन। मंडलपुर नामक गांव में सुधीर नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती के लायक थोड़ी सी ज़मीन थी। वो उसी ज़मीन पे अपनी बीवी के साथ काफ़ी मेहनत करके सब्जियों की खेती किया करता था और जो भी पैदावार होती उसे बाज़ार में बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। सुधीर काफ़ी मेहनती था। वो काफ़ी सब्जियां उपजा लेता था, जिससे उसका गुजारा काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि जिससे वो कुछ बना सके। उसका घर काफ़ी टूटा फूटा था और घर के एक कोने में उसने एक स्टोर रूम बना रखा था, जहाँ पे काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी। एक दिन अचानक काम करते करते सुधीर की खुरपी टूट गई। अरे इस खुरपी को भी अभी टूटना था। घास निकालने का काम तो जल्दी करना पड़ेगा, वरना ये जंगली घास सारी फसल को खराब कर देगी। चलो स्टोर रूम में जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कोई पुरानी खुरपी पड़ी हो। सुधीर अपने स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पर कोई दूसरी खुरपी ढूंढने लगता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उसे कोई खुरपी नज़र नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र स्टोर रूम में कोने पर एक पुराने कपड़े पर पड़ी। जैसे ही सुधीर ने वो पुराना कपड़ा उठाया तो उसके नीचे उसे एक हरे रंग की घास काटने की मशीन दिखाई दी। अरे ये मशीन लगता है ये पिताजी ने कभी खरीदी होगी और यहीं ऐसे ही कबाड़ में पड़ी है। चलो इसी का इस्तेमाल करता हूँ घास काटने के लिए। सुधीर उस मशीन को साफ करके बाहर ले आया और उससे घास काटने लगा। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि जैसे ही उसने उस मशीन से घास काटी तो वो सारी घास सोने की हो गई। सुधीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। सुधीर, ये मैं बोल रही हूँ, घास काटने वाली मशीन। तुम जो कुछ भी देख रहे हो ये बिल्कुल सच है। सारी घास सोने की हो चुकी है। मगर याद रखना, तुम लालच नहीं करोगे, वरना तुम्हें भी तुम्हारे पिता की तरह पछताना पड़ेगा। सुधीर मशीन को बोलता देखकर हैरान हो गया और उसने मशीन से कहा, ये खेत मेरे, ये घास मेरी और तुम मशीन भी मेरी। मैं जितना चाहे घास काटूं, जितने चाहे घास को सोने की बनाऊं, इससे तुम्हें क्या लेना देना। और ऐसा कहकर सुधीर अपने सारे खेत की घास काटने लगता है और वो जितनी भी घास काटता है सारी सोने की बन जाती है। तभी उसकी बीवी सुनीता रोटी लेकर वहाँ आ जाती है और सोने की घास देखकर हैरान हो जाती है। सुधीर उसे सारी बात बताता है। सोने की घास देखकर उसकी पत्नी के मन में भी लालच आ जाता है और वो सुधीर से सारी घास को सोने का बनाने के लिए कहती है। सुधीर अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और वो अपने खेतों की सारी घास काटकर उसे सोने की बना लेता है।
सुधीर और उसकी पत्नी सारी सोने की घास इकट्ठा करके अपने स्टोर रूम में जमा कर देते हैं और घास काटने वाली मशीन को भी वहीं रख देते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वो स्टोर रूम में आते हैं, ये देखकर हैरान हो जाते हैं, सारी सोने की घास रेत में बदल चुकी थी। वो दोनों अपना सिर पकड़कर वहाँ बैठ जाते हैं। तभी मशीन हंसते हुए कहती है, सुधीर, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि लालच में मत आना। लालच के चक्कर में तुमने सुनहरी घास भी गंवा दी और अपनी सारी फसल भी बर्बाद कर दी। मशीन की बात सुनकर सुधीर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मशीन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कभी लालच ना करने की कसम खाता है। जादुई बिजली का पेड़। बीजापुर गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। सुरेश गांव का सबसे विद्वान इंसान था। वो हमेशा अपने गांव की भलाई के बारे में सोचता रहता था। बीजापुर गांव में बिजली नहीं थी। सुरेश की बड़ी इच्छा थी कि उसके गांव में भी शहरों की तरह बिजली आ जाए, और इस कार्य के लिए उसने सभी गांव वालों से एक एप्लीकेशन पर साइन करवाए और वो एप्लीकेशन लेकर बिजली विभाग के ऑफिस में जाता है और वहां जाकर अपने गांव में बिजली की सप्लाई के लिए एप्लीकेशन जमा करा देता है। एप्लीकेशन दिए काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरेश ने बिजली ऑफिस जाकर ऑफिसर से पूछा, सर, अब तो हमें एप्लीकेशन दिए काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी भी हमारे गांव में बिजली लगाने कोई नहीं आया, ऐसा कब तक चलेगा सर? अरे देखो भाई, ये सरकारी काम है, इनमें समय तो लगता ही है, थोड़ा धैर्य रखो। तुम्हारे छोटे से गांव में भी वैसे बिजली क्या करोगे तुम, लग जाएगी बिजली। ऐसा कहकर सभी ऑफिसर सुरेश को वहां से बाहर निकाल देते हैं। मायूस होकर सुरेश अपने घर वापस आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। दुखी होकर सुरेश अपने गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सुरेश को दुखी देखकर उसका दोस्त मोहन उसके पास आता है। अरे क्या हुआ सुरेश, इतने उदास क्यों हो भाई? अरे क्या कहूँ मोहन, बस वही आज भी बिजली विभाग गया था, मायूसी ही हाथ लगी। अरे सुरेश चिंता मत करो भाई, हमारा गांव भी एक दिन जरूर चमकेगा। देखना, हमारे गांव में भी एक दिन विकास होगा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और हमारे गांव में भी बिजली आएगी। और वैसे भी हम लोग जहाँ बैठे हैं ना, ये गांव का चमत्कारी पुराना बरगद का पेड़ है। चलो हाथ जोड़कर इससे दुआ मांगते हैं कि गांव में जल्द ही बिजली आ जाए। सुरेश और मोहन उस बरगद के पेड़ से हाथ जोड़कर गांव में बिजली आने की दुआ मांगते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से जब भी सुरेश वहाँ बरगद के पेड़ के पास से निकलता, उस पेड़ से हाथ जोड़कर गांव के विकास के लिए प्रार्थना किया करता था। एक दिन जब सुरेश अंधेरा होने पर शहर से काम से वापस आया तो बरगद के पेड़ को देखकर हैरान रह गया। बरगद का पेड़ चमक रहा था जैसे हजारों वॉट की बिजली की लाइट उस पर लगा दी हो। इतनी चमक देखकर सभी गांव वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं और हैरानी से उस बरगद के पेड़ को देखने लगते हैं। तभी अचानक पेड़ से आवाज आती है, मेरे प्रिय गांव वालों, ये मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा बरगद का पेड़। मुझे ऐसे हैरानी से मत देखो, मैंने कई सालों से तुम्हें देखा है, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और तुम लोग बहुत ही नेक और ईमानदार हो। आज मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए एक बिजली का पेड़ बन गया हूँ। अब तुम सभी लोग मेरी बिजली का इस्तेमाल कर सकते हो और बड़े सुखी सुखी रह सकते हो। सभी गांव वाले हाथ जोड़कर उस पेड़ का धन्यवाद करते हैं और अपने अपने घरों में उस पेड़ से बिजली के कनेक्शन ले लेते हैं। लेकिन वो लोग बिजली कभी वेस्ट नहीं करते और बड़ी खुशी और सुख संपत्ति से गांव में रहने लगते हैं। सुनहरा बांस और मुर्गी का घर। रघुवीर के घर में बहुत सारी मुर्गियां थीं। वो मुर्गियों को पालता पोसता और उनके अंडों को बाजार में बेचता। उसके घर के पास ही एक बड़ा सा बांस का खेत भी था। मुर्गियां दिन रात वहीं घुमा करती थी। उनमें से एक मुर्गी हमेशा से वहां से भाग जाना चाहती थी। उसने कई बार कोशिश की, मगर वो हर बार भागने में असफल रही। कितने
रघुबीर आज नहीं तो कल मेरे अंडों के साथ साथ मुझे भी मारकर बेच देगा। मुझे यहाँ से बाहर जाना है, दुनिया घूमनी है, मैं क्या करूँ? मुर्गी नए नए उपाय ढूंढती रहती है। एक दिन बांस के खेत में काम करने वाली सीता ने मुर्गी को रोते हुए सुना और उससे कहा, अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? मुर्गी सीता से कहती है, तुम्हें मेरी भाषा समझ में आ रही है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, मैं मुर्गियों की भाषा समझती हूँ। तो क्या तुम भी सभी मुर्गियों के अंडे बाजार में बेचती हो? सीता मुर्गी से कहती है, मैं तो अपनी मुर्गियों से बहुत प्यार करती हूँ, तुम भी बहुत प्यारी हो, चलोगी मेरे साथ? मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे साथ गई तो तुम भी मुझे बंदी बना कर रखोगी। मुझे आज़ादी की सांस लेनी है, बाहर घूमना है, मगर रघुबीर के घर रहते रहते ये तो संभव हो नहीं सकता, इसीलिए रो रही हूँ। सीता उससे कहती है, अरे अरे, तो भाग निकलो, ये देख रही हो, एक पूरे बांस को मैंने सुनहरे रंग का रंग दिया है। शाम ढलते ही तुम इसके पास आकर बैठ जाना, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी और वहाँ से तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। सच? हाँ हाँ। सीता मुर्गी से वादा करती है कि वो उसे बांस के पास से शाम को उठाकर ले जाएगी। मुर्गी के पास सीता पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। शाम ढलते ही वो चोरी चोरी सुनहरे बांस के पास आकर बैठ जाती है। अभी तक सीता आई नहीं, कब से इंतजार कर रही हूँ। बहुत देर इंतजार करने के बाद थोड़ी देर बाद उसे सीता के आने की आवाज सुनाई देती है। सीता उसे अपनी गोद में लेकर अपने घर पहुंच जाती है और उसे बाकी मुर्गियों से मिलवाती है और कहती है, अब बताओ मेरी मुर्गियाँ कैसी लगी? सब बहुत खुश है ना? अब तुम चाहो तो बाहर घूम सकती हो और चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो, ये तुम्हारी इच्छा है। वादे के मुताबिक सीता उसे अपने घर तो ले आती है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार मुर्गी बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, इसीलिए वो उसे अलविदा कहकर बाजार की तरफ निकल पड़ती है और बदकिस्मती से एक बड़े से टेम्पो के नीचे आकर मर जाती है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी आजादी बहुत बुरी भी होती है। लोहे के अंगूर। छग्गू राम अमरपुर में रहता था और अंगूरों की खेती किया करता था। अमरपुर के अंगूर काफी मशहूर थे और जगह जगह के व्यापारी अमरपुर से अंगूर खरीदने आते थे। छग्गू राम अंगूरों की ऑर्गेनिक खेती किया करता था। उसका मानना था कि जो स्वाद ऑर्गेनिक तरीके से उपजाए गए अंगूरों में आता है वो बाकी अंगूरों में कहाँ, और इसीलिए उसके अंगूर काफ़ी महंगे बिका करते थे। उसके दो बेटे अगरू और गबरू भी उसके साथ मिलकर खेती किया करते थे। लेकिन अब छग्गूराम बूढ़ा हो चला था, उससे अब खेती बाड़ी का काम नहीं संभाला जाता था। तो उसने एक दिन अपने बेटों से कहा, अरे अगरू गबरू, बेटा मुझसे मेहनत नहीं होती है, अब खेती का काम तुम्हें ही संभालना पड़ेगा बेटा। हाँ पिताजी, हम संभाल लेंगे। हाँ पिताजी, आप फिक्र ना करो। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि बिल्कुल रासायनिक खादों का इस्तेमाल मत करना। अबरू को तो अपने पिता की तरह ऑर्गेनिक खेती अच्छी लगती थी, लेकिन गबरू बहुत ही लालची किस्म का लड़का था। वो चाहता था कि रासायनिक खादें डालकर अधिक से अधिक खेती की उपज की जाए ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके। छग्गू राम ने अपने दोनों बेटों को एक बराबर के खेत बांट दिए। आधे हिस्से में तो अबरू अपने पिता की तरह ही ऑर्गेनिक खेती करने लगा, लेकिन गबरू ने अपने हिस्से में रासायनिक खाद डालनी शुरू कर दी और उसने अधिक उपज की लालच में आवश्यकता से ज़्यादा रासायनिक खाद डाल दी थी। और जब दोनों की फसल पककर तैयार हुई तो अबरू की फसल काफ़ी कम थी, उधर गबरू की फसल बहुत ही ज़्यादा हुई थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुआ और जब व्यापारी उनके अंगूर खरीदने आए तो अबरू के अंगूर खाकर व्यापारी ने कहा, भाई वाह, मान गए बेटा, तुम भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हो। वही स्वाद वही रस, जल्दी से भाव बोलो और सारे अंगूर हमें बेच दो। तभी वहाँ आकर गबरू ने कहा, अरे सेठ जी, भाई मेरे भी तो अंगूर देख लो आप। हाँ हाँ, तुम्हारे भी अंगूर खरीदेंगे भाई,
लेकिन जैसे ही व्यापारी ने गबरू की फसल में से अंगूरों का गुच्छा उठाया और स्वाद चखने के लिए मुंह में डाला तो उन्होंने एकदम थूकते हुए कहा, अरे 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 मेरे दांत टूट गए। ये अंगूर है या लोहे के अंगूर? एकदम सख्त और कड़वा स्वाद है इनका। अरे क्या डाला है तूने इसमें? और जब गबरू ने खुद भी अंगूर चख के देखे तो उसे भी अंगूर बिल्कुल कड़वे और लोहे जैसे सख्त लगे। ये सभी अधिक रासायनिक खाद डालने का कमाल था और अब किसी भी व्यापारी ने गबरू की फसल नहीं खरीदी और सभी अबरू की फसल खरीदकर चले गए। ये देखकर गबरू ने अपना माथा पीट लिया तो उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, अब बेटा मैंने तो तुम दोनों को समझाया था कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल मत करना और लालच में भी मत पड़ना। अब देखो उगा दिए ना तुमने लोहे के अंगूर, अब कौन खाएगा लोहे के अंगूर? अब गबरू की समझ में आ चुका था कि उसे लालच नहीं करना चाहिए। अब उसने भी अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू कर दी और अब दोनों भाई मेहनत करने लगे और अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगे क्योंकि वो सभी लोहे के अंगूरों का स्वाद जो चख चुके थे। पोटैटो चिप्स एटीएम। भजून नामक गांव में संतोष नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेतों में तरह तरह की फसल उगाया करता था और उन्हें शहर जाकर बेचा करता था, जिससे उसकी काफ़ी अच्छी कमाई होती थी। उसके काम में उसकी बीवी रिमझिम भी उसका हाथ बटाया करती थी। एक साल संतोष ने अपने खेतों में आलू की फसल लगाई और जब आलू की फसल तैयार हो गई तो वो लोग देखकर हैरान हो गए क्योंकि उनकी आलू की फसल काफ़ी अच्छी हुई थी। शहर की मंडियों में आलू बेचने के बाद भी उनके पास काफ़ी सारा आलू बचा हुआ था। काफ़ी सारा आलू बचा हुआ देखकर संतोष ने अपनी बीवी रिमझिम से कहा, अरे रिमझिम देखो तो अभी भी कितने आलू बचे हैं हमारे पास, लेकिन हम क्या करें? अगले साल तक तो ये आलू खराब हो जाएंगे और हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रख सकें। संतोष की बात सुनकर उसकी बीवी रिमझिम ने उससे कहा, अरे आप चिंता क्यों करते हैं, हम इन आलूओं के फ्राइज बनाकर बाजार में बेच देंगे। आजकल शहर में आलू फ्राइज का काफी चलन है। अपनी बीवी की बात सुनकर संतोष ने कहा, अरे वाह क्या बात है भाई, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है। और अगले ही दिन संतोष और रिमझिम मिलकर अपने घर में कुछ फ्राइज बनाते हैं और अपने दोस्तों और गांव वालों को खिलाते हैं। सभी लोग उनके बनाए फ्राइज की तारीफ करते हैं। ये देखकर उनका हौसला और बढ़ जाता है और वो शहर में आलू चिप्स और फ्राइज की एक दुकान खोल देते हैं। उनका काम काफ़ी अच्छा चलने लगता है। उनका बेटा विक्की भी अपने दोस्तों को अपने पिता द्वारा बनाए फ्राइज खिलाता है। सभी बच्चों को फ्राइज बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे भी संतोष की दुकान में आकर फ्राइज खाने लगते हैं। उनका काम काफ़ी अच्छा चलने लगता है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन संतोष अपने बेटे विक्की को एक एटीएम में पैसे निकालने के लिए लेकर जाता है। एटीएम मशीन से पैसे निकलता देखकर विक्की अपने पापा से कहता है, पापा क्यों ना हम अपनी दुकान में एक फ्राइज का एटीएम खोले? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी सोच तो अच्छी है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पैसे पैसे होते हैं और फ्राइज फ्राइज होते हैं। और वो दोनों घर आ जाते हैं। लेकिन रात को अचानक सोते हुए संतोष को अपने बेटे की बात का ध्यान आता है और उसे एक आइडिया आता है। अगले ही दिन वो शहर में अपने दोस्त सोहन के वर्कशॉप में जाकर एक मशीन तैयार करने लगता है। एक हफ्ते की मेहनत के बाद वो एक वेंडिंग मशीन तैयार करता है जिसमें पैसे डालने पर आलू चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, चॉकलेट और टॉफ़ी आदि निकाले जा सकते थे। वेंडिंग मशीन तैयार करके संतोष अपने बेटे विक्की से कहता है, अब बेटा विक्की ये देखो, ये रहा तुम्हारा आलू चिप्स बेचने का एटीएम। और वो जगह जगह शहर में और स्कूलों कॉलेजों में वो वेंडिंग मशीन लगा देता है। इससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होने लगती है क्योंकि उन्हें एक ही बारी में फ्रेंच फ्राइज और आलू चिप्स बनाकर उस मशीन में डालने होते थे और बार बार बेचने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। और शहर में जगह जगह उसके आलू चिप्स के एटीएम मशहूर हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में मनोज नाम का एक नारियल का व्यापारी रहता था। उसके खुद के अपने नारियल के खेत भी थे। वो अपने खेतों से नारियल तोड़ता
और उन्हें गांव-गांव शहर-शहर जाकर बेचा करता था। वो बहुत मेहनती था। वो अपने पेड़ों का बहुत ध्यान रखता था और अपने पेड़ों को अपने बच्चों की तरह मानता था। एक दिन उसके बेटे बंटू ने उससे पूछा, पापा पापा, आप इन नारियल के पेड़ों का इतना ध्यान क्यों रखते हैं? बेटा, ये नारियल के पेड़ ही हमारे सब कुछ हैं। अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो ये भी हमारा ध्यान रखेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, इन पेड़ों को कभी नुकसान मत पहुंचाना। समय आने पर ये तुम्हारी मदद भी करेंगे। अच्छा पापा। समय बीतता गया। मनोज का काम काफी अच्छा चल रहा था। मनोज का परिवार अच्छे से और खुशी से रह रहा था। उसका बेटा बंटू अब कॉलेज में पढ़ने लगा था। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी और तूफान आया। मनोज अपने खेतों में देखने के लिए गया कि पेड़ों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। उसके सभी पेड़ सही थे, लेकिन एक कमजोर पेड़ अचानक से टूटकर उसकी पीठ पर आ गिरा, जिसके कारण मनोज उस पेड़ के नीचे दब गया। ये देखकर बाकी वहाँ खड़े हुए किसान उसकी मदद के लिए आए और उन्होंने पेड़ को हटाकर मनोज को हॉस्पिटल में भर्ती किया। वहाँ डॉक्टर ने मनोज की पत्नी और बंटू से कहा, देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे। आप लोग पैसों का इंतजाम जल्दी कर लो, वरना इनकी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मनोज की पत्नी और बंटू बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन बंटू डॉक्टर से कहता है, मैं अपने पापा को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, कहीं से भी 2 लाख रुपए ला कर दूंगा, आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ऐसा कहकर बंटू दुखी मन से अपने नारियल के खेतों में जाता है और बड़े गुस्से और दुखी होकर उन नारियल के पेड़ों से कहता है, ए नारियल के पेड़ों, मेरे पापा ने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा था, लेकिन तुमने उन्हें आज इस हालत में पहुंचा दिया कि उनकी मौत भी हो सकती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तभी उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है, बेटा, तुम्हारे पिता ने कई सालों से हमारा ख्याल रखा है। एक पेड़ आंधी की वजह से कमज़ोर हो गया था, जिस कारण वह मनोज पर गिर गया। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्या कहा? मेरी मदद? तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? बंटू के ऐसा कहते ही वहाँ पे तरह तरह की आवाजें आने लगी। बंटू देखकर हैरान हो गया कि वहाँ जितने भी पेड़ थे वो कई गुना बढ़ चुके थे और उनमें से नारियल गिरने लगे, कच्चे नारियल और पक्के नारियल, दोनों तरह के नारियल। तो उस पेड़ ने फिर से बंटू से कहा, तुम यह नारियल बाजार में बेचो और अपने पिता के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दो। पेड़ों को कई गुना बड़ा देखकर और उनसे नारियल गिरता देखकर बंटू समझ जाता है कि नारियल के पेड़ उसकी मदद कैसे करना चाहते हैं। वो तुरंत जाकर अपनी गाड़ी लेकर आता है और वहाँ गिरे हुए सारे नारियल उनमें भरने लगता है और वो तुरंत शहर के बाजार जाकर सारे नारियल बेच देता है। और बंटू खेतों से तब तक नारियल ले जाकर बेचता रहता है जब तक कि उसके पास ऑपरेशन के पैसे पूरे नहीं हो जाते। वो तुरंत हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को पैसे देता है और डॉक्टर उसके पिता का ऑपरेशन करके उन्हें ठीक कर देते हैं। और मनोज ठीक होने के बाद बंटू और अपनी पत्नी के साथ उन खेतों में आकर नारियल के पेड़ों का धन्यवाद करता है और पेड़ भी हिलकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। शंभूनाथ रतन नगर के बाहर एक छोटे से गांव में रहा करता था। वो रोज जंगल से बांस काट कर लाता और शहर में बांस का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में बेचा करता था। उसे और कोई काम नहीं आता था। उसका काम सही चल रहा था। वो अपने काम से बहुत खुश था और गांव में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहा करता था। लेकिन सब कुछ ठीक चलने के बाद अचानक उस पर एक दिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस फैक्ट्री में वो बांस सप्लाई किया करता था, उस फैक्ट्री के मालिक की मृत्यु होने के बाद उनके बेटे ने फैक्ट्री को बंद करने का फैसला किया और बांस की जगह प्लास्टिक के फर्नीचर बनाने की यूनिट खोल ली, जिस कारण शंभूनाथ का काम बिल्कुल ही ठप हो गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जंगल से बांस काट काट कर अपने खेत में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा, अजी पगला गए हो क्या? अब काहे बांस काट काट कर जमा कर रहे हो? कोई और काम धंधा ढूंढो, वरना हम सब लोग भूखे मर जाएंगे। अपनी बीवी की बात सुनकर शंभूनाथ ने उससे कहा, अरे तुम फिक्र काहे करती हो, मैं हूँ ना। देखना, यही बांस हमारे लिए एक दिन जादुई बांस साबित होंगे और सभी बांस इकट्ठे ही बिकेंगे एक साथ। पता नहीं वो दिन कब आएगा
जो चाहे मन में आए करो। और ऐसा कहकर उसकी बीवी अपने घर के कामों में लग जाती है और शंभूनाथ रोज की तरह बांस काट काट कर अपने खेत में जमा करने लगता है। उसके पास काफी सारे बांस जमा हो गए थे और अब वो वहाँ पड़े पड़े सूखने लगे थे, जिससे उनका रंग हरे से सुनहरा हो चला था। हर कोई आते आते शंभूनाथ को टोका करता था, अरे भाई शंभुआ, एक बांस काहे जमा कर रहा है बे? अरे काका, ये बांस नहीं, ये सोना है, सोना, इनका रंग तो देखो। अरे बचुआ, रंग होने से कोई लकड़ी सोना नहीं हो जाएगी, काहे बेवकूफ बन रहा है तू? काका देखना, यही एक दिन मुझे सोने ऐसी कमाई करके देंगे। और शंभूनाथ की बात सही निकली। एक दिन अचानक एक बड़ी सी गाड़ी में एक आदमी उसके पास आया। अरे भाई, ये बांस तुम्हारे हैं क्या? जी साहब, मेरे हैं, कहिए क्या बात है? भाई देखो, मैं शहर की एक मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी से आया हूँ और हमें अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बहुत सारे बांस चाहिए, क्योंकि हम अपनी बिल्डिंग को एक ग्रीन बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। ये सुनकर शंभूनाथ बहुत ही खुश हो गया। अरे भाई, क्या सोचने लगे? देखो, अगर बांस बेचने नहीं है तो किराए पे दे सकते हो तुम। शंभूनाथ को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने अपने बांस कंस्ट्रक्शन कंपनीज को किराए पे देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी अच्छी आमदनी होने लगी और उसका परिवार फिर से खुशहाली से रहने लगा। अब शंभूनाथ ने अपनी बीवी से कहा, काहो, हमने कहा था ना तुमसे, ये बांस नहीं, ये सोना है, सोना। और शंभूनाथ के द्वारा इकट्ठे किए हुए बांस उसके लिए जादुई सुनहरे बांस साबित हुए। बैम्बू मनी और जादुई कुल्हाड़ी। एक गांव में मल्लू नाम का एक आदमी रहता था। वो सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां काटने निकल जाता और शाम को जितनी भी लकड़ियां इकट्ठे करता उन्हें शहर में बेचकर अपना गुजारा किया करता था। उसके पास संपत्ति के नाम पर 4 बकरियां और एक कुल्हाड़ी थी। वो रोज अपनी बकरियों को अपने साथ जंगल में चरने के लिए ले जाया करता था और अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता और बकरियों के खाने के लिए हरी हरी पत्तियां भी काटा करता था। वो अपने काम से बहुत खुश था। एक दिन जब वो सुबह सुबह मुस्कुराते हुए जंगल की ओर जा रहा था, तभी एक आदमी ने उससे पूछा, अरे भाई मल्लू, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो अपनी बकरी और कुल्हाड़ी लेकर? अरे सेठ जी, अपना क्या है, अपनी तो बस 4 बकरियां और ये जादुई कुल्हाड़ी, जब तक मेरे पास है तब तक बस खुशी ही खुशी है, समझो। अच्छा भाई, ठीक है, तुम्हारी तुम जानो। मल्लू उस आदमी को ये जवाब देकर जंगल की ओर चला जाता है और जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद वो अपनी बकरियों से कहता है, अरे चलो आज चरने नदी के उस पार चलते हैं, वहाँ बहुत लकड़ियाँ भी हैं। और मल्लू अपनी बकरियों को लेकर नदी के उस पार चला जाता है और वहाँ पर वो अपनी कुल्हाड़ी से ये कहते हुए लकड़ियाँ काटने का काम शुरू करता है, चल भाई मेरी जादुई कुल्हाड़ी शुरू हो जा। लेकिन मल्लू जैसे ही लकड़ियां काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, वो उसके हाथ से फिसलकर एक बांस के झुरमुट में जा फंसती है। और जब वो बांस के पास कुल्हाड़ी उठाने जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि बांस का झुरमुट नीचे से उखाड़ा गया था। हैं, ये क्या, बांस का झुरमुट जमीन से उखाड़ा गया है और यहीं छोड़ दिया है? भैया, इस जंगल में मेरे अलावा और कौन लकड़हारा आ गया? चलो, मेरा काम आसान हो गया, इसी को काटता हूँ। अभी वो कुछ सोच ही रहा था, तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है। एक झाड़ी के पास छुपकर देखने लगता है। तभी वहाँ पर 4 चोर आते हैं और वो बांस के झुरमुट के पास से हटाकर अपना सारा खजाना चेक करते हैं। उनमें से एक कहता है, सरदार, सब सही है, सारा खजाना यही है। हाँ, ठीक है, कल इसे निकाल कर बेच देंगे। ऐसा कहकर वो चारों चोर वहां से चले जाते हैं। मल्लू के मन में पहले तो बेईमानी आती है, लेकिन क्योंकि वो ईमानदार था, वो फटाफट शहर जाकर पुलिस को सूचित करता है और पुलिस वहां आकर घेरा डाल लेती है। अगले दिन जैसे ही चोर खजाना लेने आते हैं तो पुलिस चारों चोरों को खजाने समेत पकड़ लेती है और मल्लू को ढेर सारा इनाम मिलता है। इतना सारा पैसा देखकर मल्लू खुश हो जाता है और इस तरह बैम्बू मनी पकड़वाए जाने के कारण इनाम पाने की वजह से वो अपनी जादुई कुल्हाड़ी का धन्यवाद करता है। अरे वाह मेरी कुल्हाड़ी, तू तो वाकई ही जादुई निकली, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मेरा साथ देते रहना। हीरे की मिर्ची।
एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही अच्छा और नेक दिल था। वो पास ही के शहर में एक होटल में वेटर का काम किया करता था। उससे किसी गरीब का दुख नहीं देखा जाता था, जबकि उसके पास भी बहुत कम ही पैसे थे। लेकिन फिर भी वो अगर किसी को भूखा देखता तो अपने पास से खाना खिला दिया करता था। उसकी इस आदत से होटल के मालिक बहुत परेशान थे। अबे रामू, तू क्या करता है बे? इतना कमाता नहीं है, उतने का तो गरीबों को खाना खिला देता है। देख भाई, मैं तो तुझे मुफ्त में खाना खिलाने वाला नहीं हूँ। अरे सेठ जी, क्या फ़र्क पड़ता है? 100 रुपये कमाता हूँ तो 10 रुपये इन गरीबों को खिला देता हूँ। और मैं भला कौन सा आपसे मुफ्त में लेता हूँ? मेरी तनख्वाह से पैसे काट लीजिए। अरे ठीक है भैया, जैसी तेरी मर्जी। होटल के मालिक और बाकी दोस्तों के समझाने के बावजूद भी रामू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसे ही अपनी सेवा करता रहा। एक दिन गर्मियों की दोपहर को बहुत कम काम होने के कारण वो होटल के दरवाजे के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक उसने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग गरीब इंसान लड़खड़ाता हुआ उसके होटल की तरफ आ रहा था। वो दिखने में ही बहुत बदहाल, बेहाल और भूखा लग रहा था। उसने रामू को देखकर रामू से कहा, बेटा, कई दिनों से बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को और पीने को पानी मिल सकता है? हाँ बाबा, आइए आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाने को लेकर आता हूँ। रामू ने उसको दरवाजे के पास बिठा दिया और होटल के अंदर से जाकर अपनी आदत अनुसार उसके लिए खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आया और पीने के लिए ठंडा पानी भी लेकर आया। उस बुजुर्ग इंसान ने खाना और पानी पीने के बाद रामू का धन्यवाद किया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब जाके जान में जान आई है। बेटा, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। मेरे पास ये कुछ मिर्ची के बीज हैं, अगर तुम्हारे पास खेती लायक जगह है तो इन्हें वहाँ लगा देना, तुम्हारा भला होगा। ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। रामू को वो मिर्ची के बीज देकर बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। संडे को छुट्टी वाले दिन रामू अपने गांव जाकर वो सारे मिर्ची के बीज अपने खेत में लगा देता है। और अगले दिन जब वो उठता है तो अपनी खिड़की से अपने खेत में देखकर हैरान हो जाता है। उसका पूरा खेत मिर्ची के पौधों से भर गया था, लेकिन उनमें हरी नहीं, हीरे की तरह चमकने वाली मिर्चियां लगी थी। रामू भागकर अपने खेत में जाता है और वो एक मिर्ची तोड़कर उसका स्वाद चखता है। उस मिर्ची का स्वाद बहुत ही तीखा और अच्छा था। हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है? हीरे जैसी मिर्चियां। रामू सारी मिर्चियां तोड़कर शहर ले आता है। वो मिर्चियां देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी हीरे की मिर्चियां बड़े ही अच्छे दाम पर बिक जाती हैं। अगले दिन रामू फिर देखता है कि उसका खेत फिर से हीरे जैसी मिर्चियों से भर चुका था। उसकी मिर्चियों की पूरे शहर में चर्चा होने लगी और बाहर के शहरों से भी व्यापारी उससे मिर्चियां खरीदने आने लगे। और अब हीरे जैसी मिर्चियां रामू के लिए वाकई ही हीरा साबित हुई और धीरे धीरे रामू की इतनी कमाई हुई कि रामू ने होटल खोल लिया और वहाँ पर बड़ी ही ईमानदारी से लोगों को साफ सुथरा खाना खिलाने लगा। लेकिन उसने गरीबों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं, नेक दिली से कोई भी काम करो तो भगवान उसका फल जरूर देते हैं।